हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। नए वीडियो इन द सेंस पार्ट 2 है, ये वॉल्यूम 2 कहा जाए। इसके पहले हमने आईएससी क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो सैंपल पेपर बोर्ड ने पब्लिश किया है उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 to 40 तक सॉल्व किया था और मैंने भी आप लोग को अवेलेबल कराया। किसी कारण से मैं आप लोग सभी जुड़ नहीं पाया था, लेकिन आप लोग की डिमांड है तो मैं सेकंड पार्ट भी आप लोग को प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 से और आगे तक जो भी क्वेश्चंस हैं मैं आप लोग को सॉल्व करके बता रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू। यह डेफिनेशन है बेटा डिमांड का। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू, तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। इसमें डिजायर फॉर कमोडिटी उसका एलिमेंट होता है, नीड फॉर कमोडिटी होता है, क्वांटिटी डिमांडेड एट अ लोएस्ट प्राइस ड्यूरिंग अ लोएस्ट प्राइस की ही बात नहीं होती है बल्कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे बात होती है। तो इस चारों ऑप्शन में से बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि आप याद कर सकते हैं डिमांड का डेफिनेशन। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक बायर किस प्राइस पर कितने गुड्स की डिमांड करना चाहता है। तो चूंकि प्राइस यहाँ पे एक्टिव है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा, इसलिए डिमांड के पहले हम लोग क्वांटिटी वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी डिमांडेड एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट है ये भी याद करो बेटा। डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। याद करो बेटा, यहाँ डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। डिमांड सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। याद कर लो बेटा, ये पूछा जाता है कि डिमांड इज अ डैश कॉन्सेप्ट, क्या है, फ्लो है। क्यों? क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। तो बेटा यहाँ लिखा भी है कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जहां पीरियड ऑफ टाइम हो गया 1 डे 2 डेज 1 आवर्स, ये होता है फ्लो। और जब आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्टॉक। डिमांड क्या है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, इसलिए फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द डिमांड फॉर अ लेबर इज, द डिमांड फॉर लेबर इज independent of demand for other input of resources। नो, ये बिल्कुल गलत है। independent of demand for the product produced by labor, नहीं। independent of availability of other input of resources, नहीं। क्या है? तो डिमांड फॉर लेबर इज डिराइव्ड, क्यों होता बेटा, फ्रॉम डिमांड फॉर प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय लेबर। ये डिराइव होता है, डिमांड फॉर लेबर डिराइव फ्रॉम द डिमांड। जब किसी गुड्स की डिमांड होती है कि हमें इस गुड्स की जरूरत है,
उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। उसमें फैक्टर में किसकी बात कर रहे हैं, लेबर की बात कर रहे हैं। तो लेबर क्या है बेटा, यहाँ डिमांड फॉर लेबर डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय लेबर। जब कोई लेबर किसी गुड्स को प्रोड्यूस करता है उसके द्वारा, फिर गुड्स की जो डिमांड वहां पे डिराइव होती है बेटा, वह क्या बेटा, डिमांड फॉर लेबर है। द डिमांड फॉर लेबर इज derived from the demand for the products produced by labor. Clear? Given goods, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 43, गिवन गुड्स आर, पहले समझ ले बेटा, नॉर्मल गुड्स होता है, उसके बाद इंफीरियर गुड्स होता है, उसके बाद से गिवन गुड्स होता है। तो यहाँ बात कर रहा है गिवन गुड्स, स्टेटमेंट याद कर लीजिए, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। नोट कर लो बेटा, इसको ध्यान से सुन लो, याद कर लो। जितने गिवन गुड्स होते हैं सब इंफीरियर गुड्स होंगे, लेकिन सभी इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होते हैं। गिवन गुड्स आर नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स पहले लिख दिया, गलत हो गया, तो इस पे हम लोग को जाना ही नहीं। डी ऑप्शन सुपीरियर लिखा है, होगा ही नहीं, यानी कि अब जो बात है वो बी और सी ऑप्शन में है। इंफीरियर गुड्स व्हिच डिमांड फॉल्स विद राइज इन देयर रियल इनकम। नहीं बेटा, रियल इनकम का मतलब होता है प्राइस के घटने या बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ती घटती है, ऐसा है ही नहीं इसमें। इंफीरियर गुड्स व्हिच डिमांड फॉल विद फॉल इन देयर प्राइस। इंफीरियर गुड्स है लेकिन उसमें भी क्या, उसके प्राइस के घटने से डिमांड उसकी घट जाती है। तो गिवन गुड्स के लिए कहा जाता है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है बेटा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच कैसा रिलेशन होता है, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है बेटा। तो देखो यहाँ दिख भी रहा, व्हिच डिमांड फॉल्स विद फॉल इन देयर प्राइस, उस गुड्स के कीमत घटने से उसकी डिमांड घटती है। तो गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स whose demand falls with a fall in their price. Correct answer is C. Given goods are inferior goods whose demand falls with a fall in their price. Clear? कोई दिक्कत? Question number 43, correct answer is C. 44. Total utility. Total utility refers to total satisfaction derived by consumer from the consumption of कैसे, an additional quantity of a commodity, no, a minimum quantity of commodity, no, a maximum quantity of commodity, no, a specific quantity of a commodity. Total utility, जैसे हमने कहा 1 यूनिट हमने कंज्यूम किया तो इससे हमें इतनी यूटिलिटी मिली, 2 यूनिट कंज्यूम किया तो इतनी यूटिलिटी मिली। एक समय ऐसा आता है ना कि जाकर के जहां पे हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होता है बेटा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक ना, यानी हमें टोटल सेटिस्फेक्शन क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी रेफर टू टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय कैसे, अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक ना, यानी हमने 5 यूनिट 6 यूनिट 7 यूनिट कंज्यूम किया, ठीक है, और उस कंजम्पशन करने के बाद से हमें जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला वो टोटल यूटिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। यूटिलिटी गुड्स के अंदर होता है और सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर उस गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जो शो करता है उसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी गुड्स के अंदर होता है, याद रखो बेटा, मेरे अंदर यूटिलिटी है और जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, और जब आप कमेंट बॉक्स में जाकर के या टेलीग्राम पे आप अपने व्यू रखते हो, बताते हो, तो वह क्या है, वह आपके सेटिस्फेक्शन को शो करता है। क्लियर? तो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर के अंदर पाया जाता है कब, जब किसी गुड्स को कंज्यूमर कंज्यूम करता है और जो गुड्स के अंदर क्वालिटी है जो ह्यूमन बीइंग की नीड को फुलफिल करता है, जिससे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी रेफर टू the total satisfaction derived by the consumer from the consumption of a specific quantity of a commodity.
a specific quantity of a commodity. Clear? जो भी हो. Question number 44. Correct answer is D. Question number 45. Return to a factor means. Returns to a factor means return to factor और return to scale. ये दो होता है बेटा. रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट रन से रिलेटेड होता है और रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन से. रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट रन से है, रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन से है. तो रिटर्न टू फैक्टर क्या करता है? इस शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर एक फैक्टर को क्या करेगा, वो वेरिएबल रखता है. ओके, एक फैक्टर को क्या करता है, वेरिएबल रखता है. किसको? लेबर को. और बाकी को क्या करता है, कांस्टेंट रखता है. तो रिटर्न टू फैक्टर मींस क्वांटिटी of only one factor is changed. यही करेक्ट आंसर है बी. क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर इनपुट इज चेंज. नहीं, लॉन्ग रन में होता है. सी, फिक्स्ड फैक्टर आर चेंज. फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं होता बेटा शॉर्ट रन में. रिटर्न टू फैक्टर में फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट होता है. फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर बोथ चेंज इन इक्वल प्रोपोर्शन. नो, लॉन्ग रन में बेटा, ठीक ना, इसमें चेंज नहीं होगा. क्लियर? तो क्वांटिटी ऑफ ओनली वन फैक्टर इज चेंज. क्लियर? रिटर्न टू फैक्टर. 45 का करेक्ट आंसर ए. 46. इकोनॉमिक कॉस्ट रेफर टू सम ऑफ बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. अब आता है क्वेश्चन बेटा, ये सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्मल प्रॉफिट किसका पार्ट होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का कि इम्प्लिसिट कॉस्ट का. नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे सीधे सीधे आ जाएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट. याद कर लो बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट. क्योंकि ये जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वह अमाउंट होता है जो किसी प्रोड्यूसर को बिजनेस में बने रहने के लिए जरूरी होता है. इसको वो पेमेंट नहीं करता किसी को. जो पेमेंट कर देता है, पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन होता है, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में होता है. तो बिजनेस हमने किया है तो हमने रिस्क बियर किया है. तो हम क्या चाहेंगे कि कुछ मिनिमम अमाउंट मिल जाए जिससे कि हम अपने आप को सरवाइव कर सके. उसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट. इकोनॉमिक कॉस्ट रेफर टू सम ऑफ बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट. यानी नॉर्मल प्रॉफिट इसमें इंक्लूड रहेगा. किसमें रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट? किसमें इंक्लूड रहेगा बेटा? इम्प्लिसिट कॉस्ट में रहता है. इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि इसमें नॉर्मल प्रॉफिट में ही, सॉरी, इम्प्लिसिट कॉस्ट में ही नॉर्मल प्रॉफिट ऐड होगा. क्लियर? इकोनॉमिक कॉस्ट रेफर्स टू द सम ऑफ बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. बट नॉर्मल प्रॉफिट किस में ऐड होगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट में ऐड होता है बेटा. क्यों? क्योंकि यह अमाउंट देना नहीं होता है. प्रोड्यूसर किसी को देता नहीं है, वो खुद अपने पास रखता है. क्योंकि वो बिजनेस में रिस्क बियर कर रहा है, तो वह अपने आप को सरवाइव करने के लिए कुछ चाहिए ना, कुछ अमाउंट चाहिए ना, तो वह नॉर्मल प्रॉफिट होता है. क्लियर? करेक्ट आंसर इज 46B. 47. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन is a form of market in which there are large number of sellers of a particular product with each seller is selling. homogeneous product बेटा नहीं होता है. homogeneous product perfect competition में पाया जाता है. okay, differentiated products which are entirely distinct from each other. नहीं बेटा, substitute होता है. जैसे आप बात करें टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट बेटा कई ब्रांड में है. कोलगेट का है, पेप्सोडेंट का है. तो कोलगेट महंगा होगा तो उसकी जगह पे हम पेप्सोडेंट ले लेंगे. मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड है, ठीक है, तो नोकिया, अब वो महंगा तो चलो उसकी जगह पे हम क्या कर लेंगे भाई, है तो एंड्रॉइड. वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है बेटा. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू प्रोडक्ट्स. उस प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा. यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद ईच सेलर सेलिंग क्या? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स.
विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं बेटा, क्लोज सब्स्टिट्यूट टू द प्रोडक्ट, यानी कि 47 का करेक्ट आंसर डी होगा। 48, normal profit is defined as that amount of profit that is high enough so that firm in the industry are induced to remain in the industry, yet low enough so that जो पहले फर्म ऑलरेडी है वही अपने बिजनेस ऑपरेशन को क्या करना चाहेगी, वो एक्सपेंड करना चाहती है। ओल्ड फर्म्स विल वांट टू एक्सपेंड देयर ऑपरेशन, इसमें कुछ भी नहीं सोचना बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज हाई एनफ सो दैट फर्म इन द इंडस्ट्री, फर्म का मतलब प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, और इंडस्ट्री का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री, फर्मों के समूह को इंडस्ट्री कहते हैं, और प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को फर्म कहते हैं। सो दैट फर्म इन द इंडस्ट्री आर इंड्यूस्ड टू रिमेन इन द इंडस्ट्री at low enough so that old firm will want to expand their operation, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट हमको मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहेंगे। ये तो बेटा कैसेज है, बहुत अच्छा। फॉर मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग लेवल ऑफ आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इसमें और इसके अलावा जितने भी ऑप्शन दिए हैं उससे कोई इसका लेना देना नहीं है। तो फर्म मैक्सिमाइजेज देयर प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एमसी इज इक्वल टू एमआर, और इसमें एक और लाइन जोड़ दे, एमसी कर्व कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, नीचे से। फर्म मैक्सिमाइजेज के दो कंडीशन होता है बेटा फर्म के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, पहला MC इज इक्वल टू MR, और दूसरा MC कर्व कट्स MR फ्रॉम नीचे से। मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से इंटरसेक्ट करती है, तो वह इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां MC इज इक्वल टू MR होगा। MC इज इक्वल टू MR बेटा दो पॉइंट पे होता है, एक बार MC कर्व MR को ऊपर से भी कट करता है, लेकिन नहीं, सेकंड बेटा जरूरी है कि जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा वहां MC इक्वल टू MR तो हो, लेकिन उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिन रेवेन्यू को बिलो, नीचे से वो इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो फर्म मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट एट विच MC इज इक्वल टू MR। क्लियर, विदाउट। क्वेश्चन नंबर 50, the demand curve for the firm operating under perfect competition is, डिमांड कर्व बेटा कैसा होता है परफेक्ट कंडीशन में, बता रहे आपको। y हो गया x, यहाँ पे लिख दो बेटा, कॉस्ट रेवेन्यू भी लिखते हैं यहाँ पे, आप यहाँ रेवेन्यू लिख दीजिए और यहाँ पे आप प्राइस भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देते हैं आउटपुट। परफेक्ट कंडीशन में डिमांड लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ये है। क्यों? क्योंकि गुड्स होमोजीनियस हो बेटा, ये डी है, और इसी को हम लोग कहते हैं AR इज इक्वल टू MR, और AR को ही क्या कहते हैं, प्राइस लाइन कहते हैं, और ये बराबर किसके होता है, डिमांड के होता है। तो ये याद रखो बेटा कि डिमांड लाइन, प्राइस और AR ये हमेशा बराबर होता है, लेकिन परफेक्ट कंडीशन में ही केवल AR के बराबर MR होता है। पूछा गया डिमांड कर्व फॉर द फर्म ऑपरेटिंग अंडर परफेक्ट कंडीशन, तो क्या होगा, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल तो होगा ही नहीं बेटा, अपवर्ड स्लोपिंग होता नहीं है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा नहीं। इसमें बात किसकी हो रही है, परफेक्ट कंडीशन की हो रही है। किसकी बात हो रही है, परफेक्ट कंडीशन की हो रही है।
The demand curve for the firm operating under perfect condition is perfectly horizontal line. Next question 51. 51 बेटा ये डायग्राम दिया हुआ है। अब डायग्राम को लोग देखें, आप इसको कॉपी पर बना लीजिए, डायग्राम को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आप लोग को बताऊं। अब क्वेश्चन नंबर 51 डायग्राम दिया है, अब इस पे बेस्ड है। अब इसके अंदर देखो एक एक क्वेश्चन दिया। इन फिगर 1 मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ए टू बी देखो ये कह रहा है ए टू बी। अब ए टू बी डिमांड लाइन पे जब हम ए से बी आ रहे हैं फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड, उसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं कहते बेटा, उसको एक्सटेंशन कहते हैं और एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये ऑप्शन वहीं पे गलत हो गया। बी कहता है मूवमेंट फ्रॉम बी टू सी इज एक्सटेंशन। बी टू सी यानी बी टू सी, यहां देखो फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड नीचे आ रहे, सेम डिमांड लाइन पे जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहा जाता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज बी। सेकेंड बेटा क्वेश्चन क्या है इसका, देखते हैं। इन फिगर 1 द मूवमेंट फ्रॉम बी टू के। बी टू के क्या कहलाता है भाई? देखो बी से के, बी से के ये क्या कहलाएगा? तो ये शिफ्ट हुआ ना, इसको इंक्रीज इन डिमांड कर सकते हो, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और इसी को हम लोग बी से के क्या कहते हैं? इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है और प्राइस कांस्टेंट हो और डिमांड लाइन शिफ्ट करता है, तो उसके चलते जो भी एक्सिस एक्स पे इवेंट होगा उसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। देखते हैं इस ऑप्शन क्या दे रहा, इज इंक्रीज इन डिमांड। आगे क्या है? इंडिकेट्स दैट डिमांड राइजेस एट कांस्टेंट प्राइस, ये भी सही था। टेक्स प्लेस ड्यू टू राइज इन डिमांड कॉज्ड बाय राइज इन मनी इनकम। मनी इनकम का मतलब हुआ कि कल जितना हम पैसे अर्न कर रहे थे, आज उसके कंपैरिजन में हम ज्यादा मनी अर्न कर रहे हैं। मनी इनकम का मतलब कि यदि कल हमने 100 रुपीज अर्न किया था तो आज मैं 200 रुपीज अर्न करके आ रहा हूं, और इस कारण से हम उसी प्राइस पे आज हम डिमांड क्या कर दे रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। तो इस कारण से डिमांड लाइन राइट वर्ड शिफ्ट कर गया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो वही लिखा था बी टू के, ठीक है, यानी कि तीनों आंसर सही है। इट मींस करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। 52 को देखिए बेटा, अच्छा इसमें दिया बेटा इन फिगर 2 द फ्लोर प्राइस इज। फ्लोर प्राइस क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम प्राइस के इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, तो अब फ्लोर प्राइस ये कहता है कि आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि ये हो गया OP1। क्या होगा बेटा? OP1 इसको सिंपल से बेटा OP1। एंड सीलिंग प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होता बेटा सीलिंग प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस बेटा P2 है, उसके नीचे क्या P3 यानी OP3 होगा। ये तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 ध्यान से देखो बेटा। अब इसमें है इन फिगर 3 द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पे परफेक्टली इलास्टिक है, ए पॉइंट पे परफेक्टली इलास्टिक है। यस, इन यूनिट इलास्टिक एट बी।
ए में जो पहला पार्ट दिया परफेक्टली इलास्टिक, ये तो सही है, लेकिन क्या यूनिट इलास्टिक है बेटा बी पॉइंट पे? नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक यहाँ पे होगा बेटा। क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक। EP is equal to 0 and relatively inelastic at point E. relatively inelastic यहाँ पे बेटा inelastic सही, लेकिन एक पार्ट इसका गलत है बेटा, इसलिए गलत हो गया ये। सेकंड बेटा इसका क्या कहता है? relatively elastic at point D. relatively elastic मतलब EP is greater than 1, वो सही है। परफेक्टली इलास्टिक एट पॉइंट C, C पे परफेक्टली इलास्टिक नहीं बेटा, वो यूनिटरी होगा, मिड पॉइंट पे दिख रहा। एंड C, हाँ, एंड यूनिट इलास्टिक एट पॉइंट E नहीं, E पे EP लेस देन 1 है। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे? EP इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट का फॉर्मूला यूज हो रहा बेटा, उसके बेसिस पे आपको बताना है। यहाँ पे C कह रहा है यूनिट इलास्टिक एट पॉइंट C, यस बिल्कुल सही। रिलेटिवली इन इलास्टिक एट पॉइंट E, यहाँ पे E पे देखें बेटा तो लोअर सेगमेंट EB अपॉन अपर सेगमेंट EA। तो जब EB बेटा कम है, न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से, तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम होता है, इसलिए उसको कहते हैं इन इलास्टिक। एंड परफेक्टली इन इलास्टिक एट पॉइंट B पे बेटा परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। जब डिमांड लाइन एक्सिस एक्स को इंटरसेक्ट करता है तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? 0 होगा, उसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। तो करेक्ट आंसर C। डी को भी देख लेते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक एट पॉइंट D नहीं, यूनिट इलास्टिक एट पॉइंट C सही है, परफेक्टली इलास्टिक B। जो ये D लिखा बेटा इन इलास्टिक नहीं होता, वहां पे इलास्टिक है, जो D पॉइंट है वह इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक कहा जाएगा। 54 दो दिया बेटा सप्लाई कर यहाँ पे दिख रहा, एक एक्सिस वाई से निकल रहा और एक एक्सिस एक्स से निकलता हुआ लग रहा। ऐसे समझो, जो सप्लाई कर एक्सिस एक्स से निकलता हुआ लगता है लगे तो समझना कि क्या बेटा वह ES लेस देन 1 है, ठीक है। और जो सप्लाई लाइन एक्सिस वाई से निकलता हुआ लगता है उसका मतलब समझना वो ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे क्या है? S1 सप्लाई कर्व इंडिकेट्स हायर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देन S2, बिल्कुल ES इज ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे बेटा ES इज लेस देन 1 सही है। S1 इंडिकेट्स रिलेटिवली इलास्टिक, S1 रिलेटिवली इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1 एंड S2 इज फॉर इन इलास्टिक लेस देन 1 सही है। S1 is for elastic supply, S2 indicates relatively inelastic, yes बेटा बिल्कुल सही, यानी क्या हो जाएगा इसका? D ऑप्शन ऑन द above, नो प्रॉब्लम। हाँ यहाँ पर देखना बेटा, कुछ डायग्राम यहाँ बनाने बेटा जो यहाँ बना हुआ है वह गलत है, जो दिया बेटा उसके हिसाब से इसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके हिसाब से बेटा मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। C is break even point, C is an equilibrium point, but D is not. C is equilibrium point है बेटा, क्यों? हमेशा बेटा देखा जाता है कि जहां AC is equal to AR, बट ये भी होता है कि MC is equal to MR हो। तो जहां पे MC is equal to MR है एक कंडीशन है, लेकिन C को आपको क्या बोला? C को क्या बोला? इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है वो परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू AR भी वहां पे दिख रहा है और MC इज इक्वल टू MR भी दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखे बेटा तो C क्या बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जहां AC इज इक्वल टू AR हो या TC इज इक्वल टू TR हो, लेकिन D इज शट डाउन पॉइंट। D को शट डाउन पॉइंट क्यों कहते हैं? शट डाउन पॉइंट क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट देखो दिख रहा बेटा,
और ऊपर जाएंगे तो क्या है, ऊपर लॉस है, यानी कि आपको क्या मिल रहा, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं मिल रहा और वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रहा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट डी पॉइंट के ऊपर है। तो जब आपको वेरिएबल भी नहीं मिलेगा, फिक्स तो नहीं मिल रहा है, बात समझ में आई, लेकिन वेरिएबल भी नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, फर्म को बंद कर देंगे, उसको कहते हैं शट डाउन। शट डाउन का कंडीशन होता है कि जब फर्म को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिले, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिले या वो भी ना मिले, इसका मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट तो मिल ही नहीं रहा है लेकिन आपको वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रहा। इस कंडीशन में फर्म क्या करती है, गाना गाएगी, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसका मतलब उसने अपने कंपनी को क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया, अब कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि उस आउटपुट को आइडियल मान करके वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेगा उतना, और शट डाउन का मतलब तालाबंदी, यानी अब कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर बेटा सी इज ए ब्रेक इवन पॉइंट, डी इज शट डाउन पॉइंट। फर्म एंजॉयड नॉर्मल प्रॉफिट एट पॉइंट सी, कैसे, जहां पर AC इज इक्वल टू MR है, MC इज इक्वल टू MR है बेटा, तो जहां पर AC कर्व AR को टेंजेंट करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जब AC कर्व AR को टेंजेंट किया और परफेक्ट कंडीशन है तो उसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है, फर्म एंजॉय नॉर्मल प्रॉफिट एट पॉइंट C। एरिया ABDP3 रिप्रेजेंट्स लॉस, ABDP3 ये लॉस, क्यों लॉस है बेटा, लॉस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो वेरिएबल कॉस्ट बेटा आपका ऊपर है, इसलिए लॉस हो गया। ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा लॉस है। इस डायग्राम थ्रू देखने से लग रहा केवल, ठीक है, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए क्योंकि हम AR और MR3 से कंपेयर कर रहे हैं ना, और वहां पे आपका एवरेज कॉस्ट का भी क्या है, AR3 इज इक्वल टू MR3 से ऊपर है, वो भी सही है। ये लिख रहा बेटा P3DBA, P3DBA ये क्या है बेटा, P3DBA रिप्रेजेंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, P3DBA, एक मिनट बेटा, P3DBA यस बेटा फिक्स्ड कॉस्ट, क्यों, क्योंकि बेटा आपका वेरिएबल कॉस्ट तो ये है, और जब टोटल लॉस हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा, क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। जब आप वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखते तो यहाँ पे वेरिएबल का तो कुछ कह ही नहीं रहा, वेरिएबल तो आपको मिल ही नहीं रहा, यानी कि आपको जो लॉस हुआ उस लॉस में ये आपका वेरिएबल, तो बाकी क्या है, ये पार्ट आपका फिक्स्ड कॉस्ट का क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, यानी वो भी सही है। और डी करता है सी, एरिया OP3DBQ, OP3DBQ नीचे का जो पार्ट होता है बेटा, देखो मार्जिनल कॉस्ट के नीचे का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड करता है किस पे, वेरिएबल कॉस्ट पे, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्जिनल कॉस्ट के नीचे का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी OP3DBQ क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है बेटा। देखो ये तीनों सही है ना, क्या हो जाएगा इसमें, ऑल द एबव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल द एबव, कोई दिक्कत। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 56, रिवेन्यू, यहाँ पे AR और MR है, याद रखो MR कर्व एक्सिस Y और AR को दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है, क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक ना। ये याद रखना कि MR कर्व AR और एक्सिस Y को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन क्या दिया, इन फिगर 6
व्हाट इज द स्लोप। अच्छा यहाँ पूछा स्लोप बेटा, बिल्कुल सही। अभी मेरे पास एक रिक्वेस्ट भी आया था, क्वेश्चन में पूछा बेटा स्लोप। तो जब स्लोप की बात करते हैं, स्लोप ऑफ ए आर कर्व एंड एम आर कर्व, ठीक ना, नोट कर लो बेटा। एम आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एम आर, सॉरी ए आर कर्व एंड एम आर कर्व, दोनों में रिलेशन क्या है। तो एम आर इज इक्वल टू 2AR होता है, यानी ए आर इज इक्वल टू 1/2 MR होता है। नोट कर लो बेटा, स्लोप ऑफ ए आर के दोनों, क्योंकि दोनों की स्लोप की बात करो, ये नहीं कर रहा कि किस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा। बिल्कुल सही, यहाँ पे व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए आर कर्व एंड एम आर कर्व, तो ये होता बेटा स्लोप ऑफ ए आर इज इक्वल टू 1/2 स्लोप ऑफ एम आर। ओके, तो एम आर को बेटा यही रहने दो, राइट साइड में ही 1/2, 2 जो है बेटा डिनोमिनेटर है, इसको ट्रांसपोज करो तो बेटा किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में, ए आर इंटू 2 हो जाएगा। तो देखो 2AR है ना, एम आर इज इक्वल टू 2AR, करेक्ट आंसर क्या होगा, एम आर इज इक्वल टू 2AR, एम आर इज इक्वल टू 2AR, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर बेटा बी। इसको करेक्ट कर लेना। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए आर कर्व एंड एम आर कर्व, एम आर इज इक्वल टू 2AR। और ये कहता कि एम आर कर्व ए आर और वाई को क्या करता है, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता बेटा, समझ में आ गया। लेकिन स्लोप की बात कर रहा, रेट ऑफ चेंज इन मार्जिनल ऑलवेज ग्रेटर देन रेट ऑफ चेंज इन एवरेज होता बेटा, रेट ऑफ चेंज इन मार्जिनल ऑलवेज ग्रेटर देन रेट ऑफ चेंज इन एवरेज। स्लोप की बात की जाएगी, एम आर इज इक्वल टू 2AR, कैसे, स्लोप ऑफ AR इज इक्वल टू 1/2 स्लोप ऑफ MR होता है। कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57, बहुत अच्छा। इसको देखने से लग गया बेटा किसका मार्केट के लिए डायग्राम बना हुआ, परफेक्ट कंडीशन, क्यों, MR एक्सिस के पैरेलल है। अब देखो, अब इसके पहले हमने आप लोग को एक कंडीशन बताया था, फर्म का इक्विलिब्रियम का 2 कंडीशन पे होता है, MC इज इक्वल टू MR पहला, दूसरा क्या होता है, MC मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। जिस पॉइंट पे MC और MR दोनों इक्वल होते हैं, उस पॉइंट पे MC MR को कट करता है, और MC कर्व का जो टेंडेंसी होता है वो बढ़ने का होता है। इसमें क्या है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हैज बीन सैटिस्फाइड एट पॉइंट E2, नहीं बेटा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आर necessary and sufficient condition of equilibrium have been satisfied at point 2, यानी necessary क्या बेटा, MC is equal to MR भी है, और sufficient क्या बेटा, MC converts MR from below, दोनों बेटा ये E पॉइंट पे, E2 पॉइंट पे संतुष्ट कर रहा है इसको। at point E2 MC is equal to MR, यानी MC converts MR from below, यानी कि यहाँ पे फर्म के इक्विलिब्रियम होने के लिए बेटा जो 2 कंडीशन का होना जरूरी है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, वो दोनों सेटिस्फाई करना किस पॉइंट पे, एट पॉइंट E2। करेक्ट आंसर बेटा इसमें है बी। कोई दिक्कत, आप लोग को बेटा इसका वीडियो जब मैं चैप्टर वाइज करके दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, when price of a good falls by 7%, ESEP is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in its own price of the commodity। तो price of a commodity fall by, fall मतलब -7% हो गया यहाँ पे, its quantity demanded rises to 40 unit to 50 unit। जब 40 से 50 हुआ तो उसमें कितना चेंजेस आया,
परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू करंट वैल्यू 50 माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। 50 माइनस 40, 10 अपॉन 40 इंटू 100, 425 जा। यहाँ बेटा ऊपर कितना जाएगा 25%, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप डिवाइड करो बेटा कितना 25 डिवाइडेड बाई 7 करो, 25 डिवाइडेड बाई 7, आंसर आएगा बेटा 3.571। 3.571 इस पूरे ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो हम ये मान लें कि जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर ये होगा, तो ऑप्शन कहीं नहीं गलत है। या ये माने इसमें से कोई ऑप्शन दिया है जिसका मतलब 7 और 40 to 50 हुआ है, तो कोई ना कोई इसमें गलत है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट क्या लिखा है, हमने कमेंट में कहा इसको लिख लो, इसका आंसर आएगा 3.571। आप यहाँ पे जो मैंने कमेंट लिखा है यहाँ पे देखो, ये कमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा when the price of good falls by 7%। यहाँ पे कुछ और वैल्यू होता तो बात समझ में आती, लेकिन कोई वैल्यू केवल 7 दिया है और यहाँ 40 to 50 कर रहा, तो 40 to 50 हुआ तो परसेंटेज चेंज कितना बेटा 25% होगा। 25 डिवाइडेड बाई 7 करोगे 3.571 आएगा, जो इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया है। क्लियर? तो या तो क्वेश्चन गलत है या तो ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे, ठीक ना। आप सही चीज जानो, बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, आंसर है बेटा 3.571 मैंने लिखा हुआ है, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करना आपको। When the price of a commodity fall by 2 per unit, यहाँ लिखा था when the price of a commodity falls by 2 per unit, rupees 2 per unit, its quantity demanded increases by 10 units. Initial quantity demanded at previous price, initial quantity demanded, ये हमको पता करना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना दिया बेटा -1 दिया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, क्या होगा, यानी जब प्राइस बेटा पहले 10 रुपए था तो क्या होगा। इसमें पता चल गया कि पहले प्राइस था बेटा P0 कितना ₹10, कितना चेंज हुआ है, प्राइस कितना चेंज हुआ बेटा 2 रुपए घटा है, तो P डैश कितना हो जाएगा, यहाँ लिखा बेटा फॉल्स बाई 2 लिखा था, फॉल्स 2 रहता, इसका मतलब 2 रुपए हो गया, और फॉल्स बाई ₹2, इसका मतलब जितना पहले रहा होगा उसमें से ₹2 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा ₹8। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। Q0 नहीं मालूम, यही आपको पता करना है कि क्या था 10 रुपए के हिसाब से। अब कर रहा इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस बाय, यानी डेल्टा Q दिया कितना 10। क्लियर? और फॉर्मूला में लिखो EP इज इक्वल टू माइनस, चूंकि यहाँ पे माइनस का साइन लिखा हुआ है इसलिए माइनस का साइन यहाँ नहीं लिखा जाएगा, Q डैश माइनस Q0 नहीं दिया है, डेल्टा फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P0 अपॉन Q0, EP का वैल्यू -1 इज इक्वल टू डेल्टा Q कितना बेटा 10 रुपए बढ़ा है 10, और डेल्टा P प्राइस में कितना चेंज -2, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, हटा दो यहीं पे इसको। P0 कितना दिया बेटा ₹10,
P0 ₹10, Q0 नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 है, 2 5 जा 10, यानी हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 10 5 जा 50 अपॉन Q। Q को बेटा राइट साइड लेके जाओ, Q into 1 is equal to Q is equal to 50 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर डी। एनी प्रॉब्लम? नो। यानी करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? 59 का बी होगा 50 यूनिट्स। ऐसे फार्मूले बेटा रख के इसको सॉल्व करना आपको, और फार्मूला जब भी यूज करना तो यहाँ माइनस का साइन को तुमको यूज करना है, वो अपने आप बेटा वो साइन का प्लस में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यदि नहीं यूज करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे भी लग रहा है कुछ गलत हुआ है। The price elasticity to demand for commodity is -1.5। फाइव फार्मूला लिखते हैं। When its price fall by ₹1, -1 हो गया। Quantity demanded rises from 30 to 33, तो डेल्टा क्यू कितना हो गया? डेल्टा क्यू कितना हुआ? क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 30 to 33, कितना बढ़ा? 3 हुआ ना, इनटू P0 अपॉन Q0। P0 कितना है? P0 व्हाट वाज द प्रीवियस प्राइस, P0 पता करना बेटा। Q0 क्वांटिटी 30 से 33 हुआ है, 33 कर दो, 33 यहाँ बेटा 11, कितना होगा? 11, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1.5 इंटू 11 इज इक्वल टू P0। 1.5 को बेटा मल्टीप्लाई कर दो 11 से, 1.5 इंटू 11 16.5 आएगा। 16.5 बेटा इसमें से कहीं नहीं है, नन ऑफ द अबव, यानी कि क्वेश्चन ये सही है, इसमें हमारा आंसर आना चाहिए 16.5, लेकिन इसमें कहीं नहीं दिया है, इसका मतलब कि क्वेश्चन सही है। यहाँ पे जो मैंने कमेंट लिखा है उस पर यही लिखा होगा 16.5। ओके, A consumer buys 200 units of a good at price P0। सॉल्व करके दिखा दे बेटा आप लोग को। P0 पे कितना 5 था, क्वांटिटी कितना है 200 यूनिट्स। When its price changes, he buys 100 units, Q dash 100। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो चेंज प्राइस क्या होगा, नया वाला प्राइस क्या होगा, P dash पता करना है। और E का वैल्यू कितना है 2 है, EP इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला यूज करो बेटा, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा यानी प्लस है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लिखा जाएगा, Q डैश माइनस Q0, 100 माइनस 200 अपॉन P डैश माइनस 5 इंटू P0, 5 अपॉन Q0, 200, 5 4 जा, ठीक है। 2 इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 200 माइनस 100 अपॉन 40 P डैश माइनस 200। देखो माइनस इंटू माइनस का बेटा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नो। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा बेटा 80P डैश माइनस 400 इज इक्वल टू 100। 80P डैश इज इक्वल टू माइनस 400 को बेटा राइट साइड ले जाओगे तो बेटा हो जाएगा कितना 500। क्लियर, P डैश इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई
80, यानी बेटा डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा ये 50 डिवाइडेड बाई 8, 6.25, करेक्ट आंसर बी। ठीक है 6.25। न्यू प्राइस क्या होता, चेंज प्राइस पी डैश, चेंज प्राइस का मतलब न्यू प्राइस की बात कर रहा। ठीक है ऐसे बेटा आपको सॉल्व करना है। तो कंपटीशन टफ होगा, इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करें बेटा तो दिक्कत नहीं होगी। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का सेट अवेलेबल कराऊंगा न्यूमेरिकल के लिए भी, आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उसका आंसर। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में जो सॉल्व कर बेटा जो भी दिक्कत हो लिखो। बहुत अच्छा लगा बेटा कि जिन बच्चों ने आंसर देखा है उन लोगों ने कमेंट किया कि 2 क्वेश्चन बेटा एरर था, उन लोग बच्चों ने बेटा बताया है, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही आप लोग को बेटा देखना है। A consumer buys 80 units of a good at price ₹8 per unit. Price falls ₹6 per unit. How much quantity will the consumer buy at new price if E? है ना, वही सेम फार्मूला बेटा यूज करोगे, आंसर आएगा 120। यहाँ देखो, बेस्ड ऑन द गिवन टेबल कैलकुलेट AFC एंड ABC। जो यहाँ पे टेबल दिया है, जीरो आउटपुट के लिए टोटल कॉस्ट 50, जीरो आउटपुट के लिए जो टोटल कॉस्ट होता है बेटा वो TFC के बराबर होता है। TC जीरो इज इक्वल टू क्या होता है TFC होता है, नोट कर लो। जब पता चल गया कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बेटा अब 50 होगा, तो क्या पूछ रहा है, जीरो के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कितना 50, तो AFC कितना हो जाएगा, AFC इज इक्वल टू 50 अपॉन जीरो, क्या हो जाए नॉट डिफाइंड, यानी कि देखो नॉट डिफाइंड बेटा बी है और ये यहाँ पे बी, चलो इसको लेते हैं। फिर 3 के लिए कितना हो जाएगा, AFC 0 था, AFC 3 कितना हो जाएगा 50 अपॉन 3, 16.67, यहाँ पे बेटा यहाँ केवल 60 लिखा है, ये गलत हो गया। तो इसके बाद और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, तो सीधे क्या कर दो, टिक कर दो। ओके नहीं मानोगे, चलो AFC सर बताइए 5वां क्या होगा, AFC इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 10, 10 है ना, डी ऑप्शन। यही आपको मेन फॉर्मूला बेटा ध्यान रखना है, टोटल कॉस्ट फॉर जीरो आउटपुट की हमेशा बराबर होता है किसके, फिक्स्ड कॉस्ट के, और हर एक आउटपुट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है बेटा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत हो पूछो। आगे क्या है, ABC फॉर 035, ABC 035 के लिए क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे, जब ये टोटल कॉस्ट दिया है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 50 है, यहाँ भी 50 होगा, यहाँ भी 50 होगा, यहाँ भी 50 होगा, तो TBC कितना हो जाएगा, 50 माइनस 50 करो 0 होगा, 80 माइनस 50 करो कितना होगा 30, यहाँ कितना हो जाएगा 70। अब कर लोगे, अब आपको जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया तो क्या फाइंड करना, आपको क्या फाइंड करना बोलो, ABC इक्वल टू क्या होता है TBC अपॉन Q होता है, तो आप नहीं पता कर लोगे, बोलो बेटा कोई दिक्कत, इसमें क्या होगा 0 कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 70 अपॉन 5, 70 अपॉन 5 14, करेक्ट आंसर ए। यही दिक्कत होती है कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट दिया नहीं और AFC पूछ रहा, जब आप फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर लोगे समझ जाओगे कि जीरो आउटपुट के लिए जो टोटल कॉस्ट होता है वो बराबर होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के। जब आपको फिक्स्ड कॉस्ट पता चल गया तो आप वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर लो, क्यों, क्योंकि TC इक्वल टू क्या होता है TFC प्लस TBC होता है, देयरफॉर TBC इज इक्वल टू TC माइनस
TFC, यही फॉर्मूला मैंने यूज किया तो ये आया बेटा ना, कोई दिक्कत? ओके based on the data given in the table, calculate TC and MC. अब देखो बेटा, TC and MC, TC का फॉर्मूला होता है AC इंटू Q, तो 20 इंटू 1 करोगे 20, 15 इंटू 2 30, 20 इंटू 3 60, हो गया। मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड करना आपको। अब कैसे मार्जिनल कॉस्ट पता करोगे? अब इसमें आपको देखना, ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। पहले देख लो इसमें 20 30 60, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या कहता है बेटा? 1 के लिए टोटल कॉस्ट बेटा कितना है 20, कोई इसके पहले वैल्यू दिया है? नहीं दिया है। 30, इसके लिए बेटा एमसी कितना हो जाएगा 10, कैसे? TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है। यहाँ कितना दिया है 30 माइनस 20 10, 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ऑप्शन देखते बेटा क्या दे रहा, ऑप्शन में क्या दिया है देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे जो आंसर हम लोग का है 10 30, देखो यहाँ 10 है और 30 है, ये दो आंसर मिल रहा है हम लोग को, और कहीं नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे 20 30 30, 20 10 30 क्यों लिया, बता रहे आपको। तो दिक्कत हो रहा है। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, एवरेज कॉस्ट दिया 20 और यहाँ का 20 आ गया आपका। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, ठीक ना। तो जो हमारा ऑप्शन बेटा यहाँ पे पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए था, हमें ये मालूम होता फिक्स कॉस्ट क्या दिया, तो फिक्स कॉस्ट कुछ दिया ही नहीं है, ठीक ना। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखे बेटा तो हमारा यही आंसर बनता है ना। 30 60 दिया और कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए बेटा यहाँ पे लिया 20। यहाँ पे डैश होगा, क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट आपको पता करना किसी फार्मूले से बता दे रहा आपको। तो MC1 इज इक्वल टू TC1 माइनस TC0, है ना बेटा। यहाँ पे दिया ही नहीं, इसका मतलब कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये लॉन्ग रन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लॉन्ग रन में, क्योंकि उसमें कोई फिक्स कॉस्ट लॉन्ग रन में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा TC0, यानी कुछ भी नहीं रहेगा, वेरिएबल वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए क्या होगा यहाँ पे 20 माइनस 0 कर तो 20 आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा C होगा, ठीक ना। यहाँ नहीं बेटा, सॉरी, कहाँ बोल, बेटा 1 मिनट। हाँ 20 10 30 क्लियर, बी आंसर होगा बेटा इसका। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट 65, based on the data given in table this, find the product pricing,
टोटल रेवेन्यू दिया है, टोटल रेवेन्यू दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे प्राइस पता करते हैं। इसका फॉर्मूला बेटा AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q होता है। अब AR को ही प्राइस लाइन क्यों कहते हैं ये भी जान लो। AR इज इक्वल टू TR इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी अपॉन Q, Q से Q कैंसिल, AR इज इक्वल टू क्या हो गया, P होता है। तो यहाँ पर AR या P कैसे निकलेगा, TR में इसको डिवाइड कर दो, TR में इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा 1/12, 12, 12, 12, 12। देखो इसमें 12 कहीं दिया है, नहीं दिया है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आउटपुट बेटा दिया है, TR दिया है, तो AR कैसे फाइंड करते हैं, TR अपॉन Q करते हैं। TR अपॉन Q 1 अपॉन 12, सॉरी 12 अपॉन 1 12, 24 अपॉन 2 12, 36 अपॉन 3 12, 48 अपॉन 4 12, यानी AR कितना है 12 है। यानी कि यहाँ पे देखो कहीं ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। क्या होगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं हम लोग। रामू इज सोल प्रोड्यूसर, जब सोल कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, वही अकेला है। देखो यही केस स्टडी जैसे है कि रामू इज अ सोल प्रोड्यूसर एंड सेलर ऑफ AC, इसका मतलब वही अकेला प्रोड्यूसर है, वही सेलर है और कोई दूसरा नहीं है। इसका मतलब ही सेल द प्रोडक्ट एट हाई प्राइस इन द दिल्ली एंड एट लो प्राइस इन मसूरी, यानी कि मार्केट पे पूरा उसी का कंट्रोल है। वो दिल्ली में उसी AC को किसी दूसरे प्राइस से बेचता है और मसूरी ठंडा जगह है तो वहां पे समझ रहा है यहाँ पे ज्यादा लोग AC नहीं लेंगे तो वहां पे कम प्राइस से बेच रहा है। यानी कि एक ही बेचने वाला है, वह फ्री है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कहाँ पे किस हिसाब से बेचेगा, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब प्रोडक्ट सेम हो और सेलर लोकेशन के बेसिस पे, मार्केट के बेसिस पे अलग अलग प्राइस चार्ज करता है तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, है ना। और ये कहाँ पाया जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली में। तो पहले ही पढ़ने में लगा रामू इज अ सोल प्रोड्यूसर, मतलब अकेला वही प्रोड्यूसर है, यानी इसमें व्हाट काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज दिस, मोनोपोली। क्लियर, he is able to sell the product at high price in Delhi because क्योंकि दिल्ली में ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वहां पे क्या करेगा, प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा, है ना। यानी प्राइस के ज्यादा चार्ज करने से डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गर्मी हो रही है तो लोगों को ठंडा ठंडा कूल कूल होना है, उनको AC लेना पड़ेगा। पता है कि भाई AC नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा, दिक्कत हो जाएगी। यानी वहां पे डिमांड क्या है AC का, वह इनइलास्टिक है बेटा। इनइलास्टिक मतलब EP इज लेस देन 1, EP लेस देन 1 क्या बताता है कि जिस प्रोपोर्शन में प्राइस में चेंज होता है उससे कम प्रोपोर्शन में डिमांड में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि सेलर के साथ, सॉरी बायर के सामने बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, तो मजबूरन बेटा उसको रामू के पास जा करके AC खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तब जा करके अच्छी नींद से सो पाएंगे। समझ आ गया, कोई दिक्कत, नो। देखो क्वेश्चन नंबर इसका जो C पार्ट दिया है मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर दिया द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मार्केट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को वो अलग अलग मार्केट में बेच रहा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता था इसमें। जो मोनोपोलिस्ट है एक ही प्रोडक्ट को वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे सेल करता है ना, उसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करते, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। यानी कि एक ही प्रोडक्ट है और अलग अलग मार्केट में वो अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, इसलिए उसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 67, a famous English economist believed that agricultural output would eventually stop growing as more labor is added
to land that was fixed in quantity, ठीक है, which law is applicable in the given context। तो यहाँ लिख दिया बेटा कि लैंड फिक्स है और वहां पे ज्यादा लेबर यूज किया जाए, यानी कि वो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है और शॉर्ट टर्म में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की हम लोग बात करते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करेक्ट आंसर। Which of the following statement is correct in the given context? This law is applicable when the state of technology given and remain unchanged। इन टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं होता, बिल्कुल सही है। This law is applicable in long run। लॉन्ग रन में बेटा नहीं होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में होता है। इन वेरिएबल फैक्टर आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। नहीं बेटा, इक्वली एफिशिएंट माना गया यहाँ पे, है ना। ऑल इनपुट्स कैन वेरी, वेरी नहीं करता है, लेबर वेरी करेगा। Which of the following is a variable factor in the context of statement given? इसमें क्या है, लेबर को ही तो वो चेंज कर रहा है ना, वेरिएबल है, कोई दिक्कत नो। Due to pandemic, the price of vegetable and fruits have increased, but demand for quantity has not fallen। क्यों ऐसा हुआ बेटा? What is the reason for the demand remaining the same? ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सा बेटा, demand of food is inelastic since food is necessity। जरूरी है, हमें खाना है, इसलिए उसकी प्राइस के चेंजेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, है ना। डिमांड फॉर फूड इज इनइलास्टिक। आगे लिखा बेटा डिमांड इज फूड इज इलास्टिक, नहीं। डिमांड एक पेंडेमिक है, जो है जरूरत है वो तो हमें लेना पड़ेगा ना, तो क्यों उसको हम छोड़ देंगे। What are the exceptions to the law of demand? इमरजेंस, इमरजेंस है, इसलिए वहां हम लोग बताएंगे लॉ ऑफ डिमांड में ये एक्सेप्शन बेटा, इमरजेंसी इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक ना। एंड नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड? क्या लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। भाई लॉ ऑफ डिमांड इसमें क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि किसी गुड्स की प्राइस के चेंज होने से उस गुड्स की क्वांटिटी में जो चेंजेस होता है वो प्राइस के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, यानी देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, however other thing remain constant। ये है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। इस तरीके से बेटा हम लोग का ये क्वेश्चन टोटल 40 था, ये कंप्लीट हुआ। यानी कि इसमें देखो 67 क्वेश्चन दिए गए बेटा, 68, लेकिन है टोटल क्वेश्चन कितना 80, क्योंकि जैसे 68 है तो देखो उसमें 3 क्वेश्चन दिया, तो 68 का 1 2 3 इसमें 3 क्वेश्चन माने जाएंगे, ठीक ना। सबके इक्वल मार्क्स है, 1 मार्क्स है ना। अब इसमें बेटा किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और बहुत अच्छा लगा आप लोग बेटा टेलीग्राम पे जुड़ रहे हो, वहां पे आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे बता रहे हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को वहां पे सॉल्व कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो जिन लोगों ने बेटा अभी तक इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिए कि भाई जुड़े, क्योंकि जब आप जुड़ोगे क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग को जो प्रोवाइड करूंगा आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करोगे, कोई डाउट होगा आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज दे करके अपने डाउट को पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे लोग, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कि आप इतने माइंडफुली आपने देखा। जिस क्वेश्चन को बेटा मुझे यहाँ मार्क करने में गलती हुई थी आप लोगों ने ध्यान उधर मेरा लाया, मैंने उसको अभी करेक्ट किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यही अच्छी बात है कि आप कितना माइंडफुली क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो बेटा, ठीक है। एक तरीके से आप लोग का भी यहाँ पे टेस्ट हुआ, ठीक। तो फिर हम आप लोग से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी मुझे कुछ रिक्वेस्ट मिला है आप लोगों से कि थियरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का वीडियो के लिए, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि पहले आप टर्म 1 के लिए बेटा अच्छे से तैयारी कर लो, नवंबर में है, और जैसे ये फिनिश होगा बहुत अच्छे से बेटा नोट्स भी मैं आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा। साथ साथ आप लोगों को जो वीडियो मैं दूंगा वह वीडियो आप देख करके खुद बना लो, मेरे नोट्स की जरूरत ही आपको ना पड़े, आप वीडियो देखो उससे नोट्स बना लो, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी जो मैं आप लोग के लिए वर्क कर रहा हूँ वह टर्म 1 के लिए मीन सेमेस्टर 1 के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। सीक्वेंस एक एक वीडियो आप लोग को मिलता जाएगा,
अगला जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा बेटा वह डिमांड चैप्टर पर बेस्ड होगा, है ना, ताकि आपको सीक्वेंस मिले क्वेश्चन, आप उसमें से नोट्स बनाओ, क्वेश्चन जो मैं आप लोग को दूँ उसको कीजिए, फिर मैं आप लोग को पीडीएफ भी शेयर करूंगा, टेलीग्राम पे भी दूंगा, यहाँ पे भी दूंगा, आप लोग उसको देखिए। एक दिन आप लोग से लाइव जल्दी ही मिलूंगा, आप लोग जुड़िए, जिसकी जो दिक्कतें हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पे बता सकते हैं, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। क्वेश्चन जब आप स्क्रीन पर देखें उसका आंसर कोशिश कीजिए कि चैट बॉक्स में जो नीचे कमेंट बॉक्स वहां पे आंसर लिखिए, उससे पता चलेगा कि आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। टेलीग्राम पे भी मैं क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ क्विज टाइप का, तो आप जैसे उसको देखें वहां पे आप क्लिक कीजिए, पता चल जाएगा कि ये आंसर सही है गलत है, आपको वहां पे सही आंसर भी मिल जाएगा। तो आप अपने तैयारी को बेटा एकदम और स्पीड बढ़ा दीजिए, ठीक है। जितना मैं आप लोग को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसी बेसिस पे आप अपनी तैयारी करते रहिए। यदि आपने इतने ध्यान से देखा वीडियो को, क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मेरा वादा है आपसे कि आप 80 में से कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे, पूरा करके आएंगे और सही करके आएंगे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप ध्यान से देखिए, जो चैप्टर अभी तक आप नहीं देख पाए हैं उसको देखिए और फिर अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए, इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप के साथ जुड़ो, आपको वहां पे सब स्टडी मटेरियल मिलेगा, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू।